हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। और इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा था सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ये सब हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने आज के इस लेक्चर को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं, जैसा कि पीछे बताया था कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। एक जो मोनेरा है हमारा किंगडम, इसको छोड़ के बाकी के 4 सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं। ओके, समझ में आ गया। सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट सेल पाए जाते हैं, बाकी सभी 4 किंगडम्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। सॉरी। Have nucleus with the nuclear envelope. Genetic material is organized into the chromosomes. Chromosomes के अंदर genetic material organized रहता है और न्यूक्लियस के पास अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अपना एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लास्टिड्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स इनमें होती हैं, जैसा कि बताया गया है, इंक्लूड प्लांट्स। तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बाय साइड होता है, सेंटर में नहीं होता है। लेकिन विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। Animal cell have centrioles which are absent in almost all plants. तो यहाँ पे जैसा कि जिक्र किया गया है इस पॉइंट में कि एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल्स में होते ही नहीं हैं। अगली लाइन है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसे कहा जाता है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। ये लिपिड से बनी होती है जो बाइलेयर में होते हैं। बाइलेयर यानी कि 2 लेयर। बाइलेयर यानी कि 2 लेयर्स के अंदर, डबल लेयर्स के अंदर जो लिपिड्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो मिलकर कंपोज करते हैं। तो बाइलेयर मतलब डबल लेयर। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स तो होते ही हैं जो बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, लिपिड्स आर अरेंज्ड विद मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर पार्ट टू प्रोटेक्ट हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं ये हाइड्रोकार्बन को। लिपिड्स अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन में किसके साथ? पोलर हेड के साथ होते हैं, जो बाहरी साइड होता है, मतलब आउटर साइड में होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल को जो अंदर की साइड होता है, इनके साथ ये अरेंज होते हैं और हाइड्रोकार्बन को प्रोटेक्ट करते हैं एक्वस एनवायरनमेंट से। ओके, lipid component mainly consist phosphoglycates. लिपिड कंपोनेंट्स हमेशा अपने अंदर कंसिस्ट रखते हैं फॉस्फोग्लाइकेट्स को। ठीक है, मेम्ब्रेन, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ई भी आएगा यहाँ पे। मेम्ब्रेन प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्टियली और टोटली बैरिड इन मेम्ब्रेन। ये
ये टोटली बरिड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन जो पेरिफेरल होता है ये लाई ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये बरिड होता है मतलब उसके अंदर की ओर होता है, उसके अंदर घुसा हुआ होता है, लेकिन जो पेरिफेरल है ये प्रोटीन जो है बाहर की तरफ होता है, सरफेस के बाहर लाई करता है। फ्लूइड मोसेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। फ्लूइड मोसेक मॉडल, जो ये मॉडल था हमारे सेल के बारे में, टोबैको मोसेक वायरस के बारे में ये मॉडल था जो सिंगर ने एंड निकल्सन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स enable lateral movement of protein within the overall bilayer. The ability of protein to move within the membrane is measured as its fluidity. Okay? अब बात करते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट की। जैसा कि हमने इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग कई बार पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव वो वॉइस होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट का तो मीनिंग आप सभी को ही पता होगा, किसी भी एक या अनेक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। मैनी मॉलिक्यूल कैन ईजिली मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो ईजिली मूव हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बिना किसी टाइप की एनर्जी को वेस्ट किए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सीधे ही सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस सीधा मूव कर जाते हैं ये, ठीक है। मूवमेंट इज़ फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। जब बिना किसी एनर्जी के मटेरियल्स मूव करते हैं तो वो क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा कम लगेगी, ठीक है। इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा ही मूवमेंट जो होती है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ होती है। जैसे एग्जांपल है इसका न्यूरल सोल्यूट एंड वाटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। ओस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूजन के दौरान सिर्फ वाटर की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सम मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं कर पाते क्रॉस द मेम्ब्रेन, और उन्हें मूव करने के लिए ना एनर्जी रिक्वायर करनी पड़ती है, ठीक है। मूवमेंट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर करनी पड़ती है, तो वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कुछ चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। मूवमेंट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मूवमेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी को रिक्वायर करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कहलाएंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है सोडियम प्लस पंप बाय पोटेशियम प्लस पंप। सोडियम और पोटेशियम के पंप्स के अंदर जब गैसेस जाती हैं तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा लेती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लोग बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल होता क्या है? सेल वॉल अभी तक जितना हमने पढ़ा है हम जानते हैं, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ओके, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है क्या इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। ये नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये डेड है, ओके। सेल वॉल जो है वो डेड होती है, इसीलिए जो पेड़ की छाल होती है, जो रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा था, कॉर्क की छाल को उन्होंने देखा था, तो उन्हें क्या दिखा था? डेड सेल्स दिखी थी, इसीलिए
ओके, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये प्रोटेक्ट करती है सेल को या सेल मेम्ब्रेन को भी ये प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से। सेल को मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, जो बाहर से बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनके इन्फेक्शन से इनको प्रोटेक्ट करती है, और प्रोवाइड करती है बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। बैरियर प्रोवाइड करती है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को अपने अंदर एंटर होने से ये बैरियर कर देती है। ठीक है, इन एल्गी के अंदर हम बात करें तो इट कंसिस्ट सेलुलोज, गैलेक्टोज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी के अंदर इसमें कंसिस्ट होते हैं सेलुलोज, गैलेक्टोज एंड मिनरल्स कौन से? लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इन प्लांट्स के अंदर बात कर लेते हैं, क्योंकि एल्गी जो होते हैं वो भी तो ग्रीन होते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लांट्स की तरह वो काम करते हैं, इसीलिए उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ओके, इसमें सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पेक्टिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिडल लैमेला इज लेयर composed of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cell together. ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये स्पेशली न्यूक्लियस के साथ नेटवर्क में होता है। तो चलिए एक बार इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग, आखिरकार है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखिए, इट इज़ अ नेटवर्क और रेटिक्यूलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जिनको स्कैटर करता है, जिनका ये नेटवर्क है। ओके, क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट लाइक luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal inside cytoplasm। ER का मीनिंग यहाँ पर बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ से आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मैं आपको बता दूँ दो टाइप्स का होता है। किन किन टाइप्स का होता है? एक होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक होता है यहाँ पे SER एंड RER। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पार्ट होते हैं। RER जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगर राइबोसोम्स को बियर कर रहा है उसके सरफेस पे, तो वो क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मतलब उसके सरफेस पे कुछ और है, मतलब वो रफ है। ठीक है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ मतलब बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, बिल्कुल खाली है, उसके सरफेस पे, उसके आउटर सरफेस पे कुछ भी नहीं है, नो राइबोसोम्स, नथिंग। ओके, तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आगे हम लोग चलते हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग नो राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जो मैंने आपको बात बताई थी वो यहीं पर लिखी हुई है। ठीक है, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। जो RER है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के सिंथेसाइज में और सिक्रेशन में। लेकिन अब बदल गया, रफ हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसका फंक्शन कुछ और है, स्मूथ हो गया तो उसका फंक्शन कुछ और है। तो चलिए देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। इज मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ऊपर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको सिंथेसाइज कर रहा था? प्रोटीन को कर रहा था। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसको सिंथेसाइज कर रहा है? ये लिपिड्स को कर रहा है। ठीक है, तो हो गए ना इनके फंक्शंस अलग अलग। इन एनिमल सेल देखिए, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्ट्रोडियल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। इन एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड लाइक स्ट्रोडियल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हार्मोन्स होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।